तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बॉडी हाउस में टमाटर की सफल खेती पर किसान का अनुभव, ऊन प्राप्ति के लिए भेड़ पालन पर एक जानकारी, अगेती फूल गोभी की सफल खेती पर किसान का अनुभव भाग 1। फूल गोभी की खेती एक अधिक आय देने वाली फसल है, बस जरूरत है इसकी खेती में वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने की। आज हमारे बीच एक प्रगतिशील किसान बैजनाथ महतो मौजूद हैं, जिन्होंने अगेती फूल गोभी की खेती मल्चिंग और ड्रिप विधि से की है। साथ ही वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर इस फसल से अपनी आय लाखों रुपए भी कर ली है। तो आइए मिलते हैं इनसे और सबसे पहले जानते हैं फूल गोभी की फसल में इनके आय व्यय के बारे में। अभी आप जो मेरा ये फूलगोभी देख रहे हैं, इस फूलगोभी का नर्सरी मैं 15 जून को किया और इसका ट्रांसप्लांट जो है सो 10 जुलाई को जो है सो किया हूँ। अभी इसमें जो है सो हार्वेस्ट जो है सो चल रहा है। लगभग अभी करीब समझिए कि 30% फूलगोभी जो है सो निकल चुका है और अभी भी 70% फूलगोभी जो है सो बचा हुआ है। सबसे पहले 1 एकड़ फूलगोभी का खेती करने में क्या खर्च होता है और क्या आमदनी होती है, उसकी भी हम आपको विस्तृत से जानकारी दे रहा हूँ। 1 एकड़ फूलगोभी की खेती करने में बिचड़ा लगाए थे हाइब्रिड का ही जो है सो 180 ग्राम जो है सो 1 एकड़ में करीब जो है सो फूलगोभी का बिचड़ा जो है सो लगता है। 180 ग्राम में करीब जो है सो आप 23 से 24 हज़ार जो है सो गोभी का पौधा जो है सो निकलेगा। तो इसका जो है सो ये बहुत ही महंगा जो है सो बिचड़ा है। करीब बिचड़ा में ही हमको जो है सो 7,000 रुपया खर्च जो है सो बिचड़ा में जो है सो हो गया था केवल सीड्स लेने में। उसके अलावे जो है सो नर्सरी लगाने में, नर्सरी तैयार करने में करीब जो है सो 3,000 रुपया खर्च जो है सो आया था, जिसमें कि नेट वूट सभी जो है सो का खर्च जो है सो है। और पूरे फूलगोभी की खेती करने में अभी तक के फर्टिगेशन में करीब 1 एकड़ में 10,000 रुपया जो है सो खर्च जो है सो हमको हुआ है। इसके अलावे जो है सो लेबर का खर्च भी करीब जो है सो 10,000 रुपया जो है सो हुआ है। और दवा में भी अभी तक जितना दवा जो है सो छिड़काव हुआ है उसमें भी करीब 10,000 रुपया का खर्च जो है सो हुआ है। और साथ ही साथ पूरे जब तक फूलगोभी पूरा कट न जाए, पूरा कटने तक में जो है सो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी जो है सो करीब 10,000 रुपया लग जाएगा। और इसके अलावे बीच में जैसे कि जो आप मेरा फूलगोभी का पत्ता देख रहे हैं, ये सबको साफ़ सफाई कराने में भी करीब समझिए कि 5,000 रुपया जो है सो और जो है सो खर्च जो है सो होगा। और चूँकि ये इसमें आप मल्चिंग देख रहे हैं, मल्चिंग का खर्च भी करीब जो है सो 20,000 रुपया जो है सो मल्चिंग का भी जो है सो खर्च है जो है सो 1 एकड़ में। इसी तरह कुल खर्च को अगर यदि जोड़ दिया जाए जुताई कुड़ाई से लेके सभी चीज़ों की, तो लगभग जो है सो करीब फूलगोभी की भी खेती करने में 1 लाख रुपया जो है सो खर्च जो है सो आएगी। लेकिन हमारा तो खर्च जो है सो 1 लाख रुपया आ रहा है। अब आमदनी
क्या इससे जो है सो होना चाहिए, क्योंकि अभी तो फूलगोभी का रेट बहुत अच्छा है। अभी तो 50-60 रुपये जो है सो फूलगोभी जो है सो बिक रहा है। लेकिन यह निर्भर करता है किसान के ऊपर कि मेरा फूलगोभी का साइज क्या है, कि मेरा फूलगोभी कितना वजन का जो है सो पर पौधा एक फूलगोभी कितना वजन का है। अगर आपका फूलगोभी एक फूलगोभी अगर आधा केजी का भी साइज का है, 30 रुपये भी जो है सो एवरेज जो है सो बिके फूलगोभी, तो करीब करीब आपको एक फूलगोभी में 15 रुपया जो है सो आपको जो है सो मिलेगा। तो इस तरह से अगर 21,000 पौधा आपका जो है सो सही सलामत है और सभी तंदुरुस्त है, और अगर आपको 21,000 पौधा 15 रुपये के पीस के हिसाब से बिकता है, तो करीब करीब 3,15,000 रुपया जो है सो कुल आमदनी जो है सो होगी। और जैसा कि हमें फूलगोभी में इस तरह की आमदनी हो भी रहा है। और अगर यदि इसमें कुल खर्च को अगर यदि घटा दिया जाए तो 2,15,000 रुपया शुद्ध मुनाफा जो है सो बचता है। 15,000 अगर यदि हम और जो है सो अन्य खर्च में अगर यदि हम मेरा हो जाए, लेकिन फिर भी जो है सो 2 लाख रुपया शुद्ध मुनाफा जो है सो 1 एकड़ में फूलगोभी में होता है। और ये होता ही नहीं है, हमको जो है सो हम करके जो पहले भी जो है सो किए हैं, और इस बार भी जो है सो 2 लाख से ऊपर ही जो है सो आमदनी होगा, जो कि जो है सो कम जो है सो नहीं होगा। इस तरह से किसान बंधु, अगर यदि आप फूलगोभी की सिस्टमेटिक ढंग से अगर यदि और बहुत अच्छा ढंग से अगर खेती करना चाहते हैं, तो इस तरह से अगर यदि आप फूलगोभी का सही ढंग से अगर यदि आप खेती करते हैं, तो 1 एकड़ फूलगोभी का खेती करके आप कम से कम जो है सो 2 लाख रुपया जो है सो कमा सकते हैं। खेती के साथ अधिकतर हर किसान किसी न किसी अन्य सह व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, और अगर आज बात की जाए भेड़ पालन की, तो बहुत से किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं। और आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही किसान पूरन चंद से, जो कि भेड़ पालन से अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि भेड़ पालन करते समय कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाया जाए। हम भेड़ पालते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सी जो अहम बातें वो ध्यान में रखनी होती है? सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि पशु चारा खा रहा है या नहीं खा रहा है। उसके बाद जो पशु चारा नहीं खाता है उसको हम दवाई पिलाते हैं, जैसे लील वगैरह, लील वर्म, पैनाकार हो गई, ये सब इस्तेमाल करते हैं दवाई। तो आप अगर हम इनको खिलाने की बात करें तो भेड़ों को किस तरीके की चीज़ें खिलाई जाती हैं? खिलाया तो बाहर का चारा खिलाया जाता है, जो सब बाहर जंगल में चारा होता है। और अगर बीमारियों की बात करें, जो भेड़ों में अक्सर कौन कौन सी बीमारियां हैं जो अमूमन देखने को मिलती हैं? सबसे ज़्यादा एक बीमारी हम जो हिंदी भाषा में बोलते हैं चक्री बड़ी, ये बीमारी बहुत आती है इस पशु में, और ये पशु हमारा मर जाता है इसमें जो आते हैं। तो चक्री बीमारी का आपको कैसे मालूम पड़ता है कि जो पशु में क्या क्या उसके जो है? वो पशु जो आपस में जो चक्कर काटने लग जाता है और आंखें से अंधा हो जाता है और चारा नहीं खाता पशु। तो इसके उपचार के लिए आप क्या करते हैं? इसके उपचार के बगैर हम तो इंजेक्शन लाते हैं, जो टारामाइसिन वगैरह हो जाती है। ये शेड की बात करें, अगर हम शेड जिसमें हम भेड़ों को रखते हैं, तो किस तरीके का शेड होना चाहिए? एक तो ये शेड खुला होना चाहिए, हवा द्वारा खुला होना चाहिए, बाहर एक तरफ होना चाहिए। तो शेड अगर आप बात करें बारिश के मौसम की अगर हम बात करें, तो उस समय भेड़ों के लिए किस तरीके की आप परिस्थितियाँ बना देते हैं? मैं खुली चाहिए, ऊपर से खुला होए, ऊपर छावा होए अपना, मतलब जो बारिश ना लगे। और अगर साल की हम बात करें, एक वर्ष में आप कितनी भेड़ें जो हैं उनका विक्रय कर देते हैं? ऐसे ही कर देते हैं हम, 20 भेड़ की बिक्री कर देते हैं साल में। हाँ। और अगर शुरुआती बात करें हम, शुरुआत जो है आपने इनकी की थी, तो कितनी भेड़ों से आपने शुरुआत की? शुरुआत तो हमने ऐसी कही थी कि 20 भेड़ से वे 25 हो गई, 30 हो गई, ऐसे अभी मर भी जाती है, बीच में कम भी हो जाती हैं, ज़्यादा भी हो जाती हैं। अगर हम बात करें ऊन की, तो अगर एक भेड़ की हम बात करें, तो एक भेड़ एक साल में कितना ऊन आपको दे देती है? ऊन तो ऐसी 1 किलो ऊन देती है साल में, 100 रुपये की बिकती है हमारी। इस समय आपने कितनी भेड़ें जो है अपने पास पाली हुई हैं? हमने 40 भेड़ पाली हुई है। 40 भेड़ पाली है। और अगर इनकम की बात करें तो किस तरह से इनकी इनकम कैसे जनरेट करते हैं इन भेड़ों से? इनकम तो ऐसी 40 भेड़ की 40,000 40,000।
बाकी जो बीच में बीमारी आ जाती है उसमें भी और कम भी हो जाती है, खाने फालतू भी हो जाती है। और अगर हम बात करें एक साल में जो बीमारी पर खर्चा आता है, इनके फीडिंग पर खर्चा आता है, उसके अलावा जो कुल लागत आने के बाद कितना जो मुनाफा है आप इन भेड़ों से कमा लेते हैं? बस ऐसे ही हो जाता, आप हिसाब ला लो, बीच में 40,000 रुपया हमारा, 20,000 भी खर्चा आ जाता, 15,000 भी आ जाता दवाई का खर्चा, बाकी कम आप 30-35 लगा लो ये। अगर हम बात करें किसानों और पशुपालकों को, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर क्या भेड़ें पालनी चाहिए? नहीं जी, हम तो देते हैं, इसमें प्रॉफिट कुछ नहीं है, बहुत घट है, और हमारी सुनाई नहीं है कहीं भी कि हमको कोई लोन वगैरह मिल सके इसमें, या कोई सुविधाएं मिल सके। हमारा पशु मर जाता है, इसका कोई बीमा हो सके, ऐसा कुछ इसमें हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। कुल मिला के अगर हम बात करें तो भेड़ पालन में खर्चे अधिक हैं हाँ जी। और जो मुनाफा है वो शून्य के घट बराबर है, है। हाँ जी, इसमें मुनाफा घट है जी और खर्चा ज़्यादा है। अगर सरकार की तरफ से स्कीमें, आप लोगों को स्कीमों से अवगत करवाया जाए और साथ ही साथ जो बेनिफिट्स मिलते हैं पशुपालन में वो उपलब्ध हों, तो क्या लगता है कि भेड़ पालन का काम करना चाहिए? हाँ जी, वैसे तो ठीक है, भेड़ पालन का काम करना चाहिए, वही ठीक है। जो इसमें बीमारी आती है बहुत, इसका इलाज होना चाहिए जो है। तो बीमारी से बचने के लिए अगर आपको स्कीमें बताई जाएँ और पहले से प्रिकॉशंस दी जाएँ, डॉक्टर के द्वारा आपको अवगत कराया जाए कि इन बीमारियों को इस समय ये बीमारियाँ लगती हैं, तो उनको उससे बचने के लिए पहले से ही आप इसका उपचार कर लें, तो क्या उस चीज़ को अगर आपको वो सुविधाएँ मिल जाए तो क्या भेड़ पालन करना चाहिए? हाँ जी, हाँ पे तो करना चाहिए भेड़ पालन, वैसे तो ठीक है काम। क्या लगता है क्या उससे आमदनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है? हाँ जी, हाँ जी, आमदनी अच्छी हो सकती है। कुल मिला के अगर बात करें कि 100 भेड़ें अगर आप रखते हैं, 100 भेड़ें आप पालते हैं, 100 भेड़ें अगर पालते हैं, हर एक चीज़ सही तरीके से चल रही है, तो कितना मुनाफा आप कमा सकते हैं? 100 भेड़ में ऐसा 1 लाख रुपए कमा सकते हैं हम साल की आमदनी। अगर नुकसान ना हो तो 1 लाख रुपए तक आप कमा हाँ, सकते 1 हैं। लाख रुपए कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आगे भी आपको देंगे कई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। मुल्क की आबादी का 15% हिस्सा आखिर तरक्की के मैदान में क्यों रह गया पीछे? सुनहरे माजी का गवाह, लेकिन आज है पिछड़ेपन का शिकार। शिक्षा, रोजगार, तरक्की और सुरक्षा जैसे मुद्दों से आज भी है दो चार। सरकारों ने वादे तो खूब किए, लेकिन वादों से नहीं सुधरे अकलियतों के हालात। अधूरे ख्वाब के जरिए ईटीवी ने की अल्पसंख्यकों के मुद्दों को आवाज देने की संजीदा कोशिश। देखिए सरकारों के वादों और अकलियतों के हालात की सच्चाई बयां करता प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हर मौसम में लगाई जाने वाली टमाटर की खेती प्रदेश के सभी छोटे और बड़े किसान करते हैं, लेकिन इस फसल से अधिक लाभ लेने के लिए अब बहुत से किसान इसकी खेती पॉली हाउस में करने लगे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के एक किसान केसरी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पॉली हाउस में टमाटर की खेती काफी लाभ ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव। मैंने ये अपने पॉली हाउस में टमाटर का काम शुरू किया है। किसान भाइयों, मैंने ये पॉली हाउस हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो पंडित दीनदयाल स्कीम थी, वहाँ से उन्होंने मुझे ये सैंक्शन किया। 500 स्क्वायर मीटर में मैंने इसमें टमाटर की खेती शुरू की। इसमें मैंने 500 स्क्वायर मीटर में टमाटर की जो खेती बाड़ी स्टार्ट की, इसकी पनीरी मैंने फरवरी लास्ट वीक में दी। ये मार्च लास्ट वीक और अप्रैल फर्स्ट वीक में ये पनीरी तैयार हो गई और अप्रैल फर्स्ट वीक में मैंने ये प्लांटेशन कर दी। तो प्लांटेशन में इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी डेंसिटी जो है, दूरी जो है, डिस्टेंस बिल्कुल सही तरीके से रखा जाए। इसकी जो डिस्टेंस रखा था मैंने, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस लगभग 50 सेंटीमीटर के करीब था। तो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये प्लांटेशन मैंने की।
फिर बाद में जैसे प्लांट हमारा बड़ा होता गया तो इसको एक रस्सी नीचे से लगाई और एक रस्सी ऊपर से, तो उसके ऊपर से दो रस्सियाँ लगा करके टमाटर को एंटी क्लॉकवाइज बांधना स्टार्ट किया। तो उसको जो उसकी बेल बनते इसकी हाइट लगभग 12 फुट तक 15 फुट तक चली गई। प्लांटेशन के बाद आप बात करते हैं इसमें मतलब मैंने जो वाटरिंग वगैरह कैसे की। वाटरिंग सिस्टम के लिए मैंने इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया हुआ है, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा सिस्टम जो साबित हुआ मुझे। ये भी एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से जो है प्रदान किया गया है। इससे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में एक तो हमारा जो है पानी वेस्टेज बिल्कुल नील है। दूसरी बात यह कि टमाटर को जो नीचे ही पानी चाहिए, अगर हम स्प्रिंकल या दूसरी तरीके से फुहारे वगैरह से पानी देंगे जिसमें मतलब बीमारियां वगैरह लगने का खतरा रहता है। तो ड्रिप इरिगेशन में वो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ड्रिप इरिगेशन में पानी हमारा नीचे लगेगा, ऊपर हमारा पानी नहीं जाएगा, तो फंगस वगैरह जो इसके चांसेस खत्म हो जाएंगे। बाकी जब जैसे जैसे क्रॉप बड़ी होती जाती है, इसमें प्रॉब्लम भी आती रहती है, बीमारियाँ भी आती रहती हैं, उनकी रोकथाम के लिए हमें टाइम टू टाइम मतलब जो इसके लिए सेपरेट शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। अगर फंगस की प्रॉब्लम है तो फंजीसाइड है, फंजीसाइड हम लोग जो है इसका स्प्रे करके जो है फंगस की प्रॉब्लम दूर करते हैं। और इंसेक्ट वगैरह पड़ता है इसमें, वैसे इंसेक्ट वैसे तो कम पड़ता है, और फिर भी अगर पड़ जाता है तो उसके लिए हम क्लोरीपायरिफॉस या दूसरी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं। बाकी इसमें जो खाद का शेड्यूल है फर्टिलाइज़र का, तो वैसे मैं केमिकल फर्टिलाइज़र यहाँ पे इस यूनिट में बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ। सिर्फ एक ही फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ, वो है वर्मी कंपोस्ट यूज़ करता हूँ। बाकी इसमें जो फोलियर स्प्रे के दौरान कई बार महीने में एग्रोमिन, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो एग्रोमिन की स्प्रे कर देता हूँ। बाकी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा खादों की, और केमिकल रहित है ये। तो इस तरीके से इसका जो है खाद का शेड्यूल फॉलो करते हैं, और ये धीरे धीरे इसकी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट होती रहती है और हाइट इसकी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कि हाइट बढ़ती जाती है वैसे इसको जो लपेटते इसको बिल्कुल 12 फुट तक हम पहुँचा देते हैं ऊपर। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी और उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी हमारी। अभी आप देख सकते हैं मेरे पॉलीहाउस में कि टमाटर की हाइट देखो, ये लगभग 10 फुट से अबव हो चुकी है। तो ये 10 फुट से ओवर हो चुकी है, जिससे जितना हाइट पे जाएगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी, उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी, और जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी तो प्रोडक्शन भी उतनी ज़्यादा अच्छी मिलेगी हमें। जैसे जैसे हमारा प्लांट बड़ा होता जाता है तो इसमें थोड़े हमें जो है इसके पत्ते वगैरह सूखते रहते हैं, तो जो सूखे हुए पत्ते हैं इनको धीरे धीरे से निकाल देना चाहिए। तो इनको निकालने से मतलब क्या होता है कि हमारे नए पत्ते जो है वहाँ से स्प्राउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। किसान भाइयों, आप बात करते हैं इसमें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन मैंने जैसे आपको बताया कि ये जून के लास्ट वीक से मैंने इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की। जून के लास्ट वीक से लेकर के अभी तक जो मैंने इससे ये 500 स्क्वायर मीटर में जो मैंने टमाटो का काम किया शुरू किया है, इसमें से लगभग मैं अभी तक जो है 90 कुंटल के करीब जो है टमाटर जो मार्केट के लिए बेच चुका हूँ, जिसका एवरेज इस साल मतलब जो है मार्केट टमाटर की उतनी अच्छी नहीं रही, वह एवरेज मतलब जो है शुरू पे बहुत अच्छा रेट मिला, फिर बीच में अगस्त ऑनवर्ड इसका रेट डाउन हो गया। वह 1 लाख से अबव इसमें मैं जो है अभी तक कमा चुका हूँ। अभी भी स्टिल दिसंबर लास्ट वीक, जनवरी फर्स्ट वीक तक इसकी प्रोडक्शन चलती रहेगी, जो मैं इससे 100 कुंटल से अबव जो है क्वांटिटी मार्केट के लिए भेजूंगा। एक्चुअली मंडी का रेट डाउन रहने के बावजूद भी, क्योंकि जो पॉली हाउस की जो प्रोडक्शन है, पॉली हाउस के प्रोड्यूस की जो है मार्केट में रेट हमें जो है ज़्यादा मिलता है। ओपन कल्टीवेशन से क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, पॉली हाउस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो मंडी जो है डाउन रहने के बावजूद भी मैं इस साल कम से कम 2 लाख प्लस इसमें से कमाऊँगा। मैं टमाटो की कल्टीवेशन से लगभग 2 लाख रुपए कमा लूँगा। मैं इस खेती के लिए मैंने अपने साथ 3 लोगों को रोज़गार देकर रखा हुआ है, क्योंकि मेरी बिल्कुल इसमें समय समय पर जब भी मुझे जरूरत पड़ती है पूरी सहायता करते रहते हैं, तो उनको मैंने 3 लोगों को रोज़गार देकर रखा हुआ है। मैं प्रत्येक अपने आदमी को मतलब 6000 मासिक जो है उनको 6000 मासिक उनको देता हूँ, मैं ऑनरेरियम देता रहता हूँ। और इसके अलावा उनको जो भी कुछ मेरे लायक सहायता हो तो उसको मैं समय समय पर उनकी सहायता करते रहता हूँ। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं तीसा के एक कृषि विकास अधिकारी से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृषि विकास अधिकारी तीसा आपको ये सुझाव देता हूँ कि जैसे आपने टमाटर की फसल लगाई हुई है तो आपको समय समय पर इसकी देख रेख करनी चाहिए और पानी जो है वो प्रॉपर देना चाहिए। और जैसे भी बीमारी आपको कोई पत्ते पर, जैसे इसमें झुलसा रोग आता है, जैसे ही आए आपने उसको तुरंत M45 का स्प्रे जो है वो कर देना है। अगर कीड़ा आ गया उसके ऊपर तो उसमें आप इंसेक्टिसाइड भी मिला सकते हैं, जैसे मेलाथियोन है, क्लोरोपायरिफॉस है,
और कोई दवाइयाँ हैं कोई भी कर सकते हैं आप। और जैसे आपने बार बार भी एक ही फसल नहीं लगानी, जैसे टमाटर लगाया तो इसको फसल चक्कर जरूर अपनाएं, क्योंकि इसमें टमाटर लगाया है तो आप दूसरी बार जो है फ्रास बीन लगाएं या मटर की खेती करें। अगर आपने उससे फसल नहीं लेनी तो आप उसको ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो मिट्टी की उर्वरकता जो बढ़ेगी, आपको अच्छी फसल मिलेगी। तो मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि आप इसको समय समय पर जो है देखते रहें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज आपको धनिया उत्पादन तकनीक पे जानकारी देना चाहूँगा। यदि हम अच्छा तरीके से निम्न विधियों को अपनाते हैं तो हम अच्छा धनिया का उत्पादन ले सकते हैं। धनिया के लिए बहुत ज़्यादा हमको तैयारी नहीं करना है। अच्छा हमारा खेत है और उसमें हम 2 बार कल्टीवेटर चला के और पाटा लगा के बढ़िया समतल खेत कर लें, क्यारी बना दें। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। असिंचित धनिया से अच्छी पैदावार लेने के लिए गोबर की खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत की तैयारी के समय ही मिला देना चाहिए। उसके बाद रासायनिक उर्वरकों में 40 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटास एवं 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है तथा सिंचित अवस्था में 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटास एवं 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। असिंचित अवस्था में उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा आधार खाद के रूप में देना चाहिए तथा सिंचित अवस्था में नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बोनी के पहले अंतिम जुताई के समय देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा का उपयोग खड़ी फसल में उपरिवेशन के रूप में प्रथम सिंचाई के बाद प्रयोग करना चाहिए। धनिया में सर्वप्रथम तो ये जान लें कि हमें कहीं भी जहाँ भी अच्छा सोर्स है वहाँ से वैरायटी के हिसाब से चयन करें। इसमें 2-3 वैरायटी बहुत अच्छी हैं, जैसे इस तरह के हमारे जो धनिया की वैरायटी हैं उनका चयन करेंगे तो हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। और इसमें जो बीज की मात्रा है वो करीब जो है 10 से 12 किलो बीज प्रति हेक्टेयर ज़रूरत है, इससे ज़्यादा बीज की आवश्यकता नहीं है। तो वो धनिया इस मान से धनिया की बुवाई करें। अच्छे से धनिया को, जो धनिया बीज है उसको पहले उपचारित करें। यदि विटावेक्स से करते हैं तो वही 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लें, और यदि हम ट्राइकोडर्मा से कर रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको उपचारित करें। और धनिया को हम थोड़ा
रगड़ लें उसको, किसी हल्के उससे ज़्यादा भारी वजन से नहीं, हल्के से किसी वजन से उसके 2 टुकड़े कर लें तो वो ज़्यादा हमारे अंकुरण में आसानी होती है और हमारा अंकुरण काफ़ी अच्छा पाया गया है। तो धनिया को रगड़ के 2 भाग कर लें और उसके बाद धनिया को बुवाई करें। प्राय यहाँ पर छिटकवा विधि से धनिया बोते हैं, तो छिटकवा विधि से भी हम बुवाई कर सकते हैं, जैसे लाइन से भी बुवाई की जा सकती है। धनिया की बोनी सीड ड्रिल से कतारों में करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। कूड़ में बीज की गहराई 2 से 4 सेंटीमीटर तक ही रखना चाहिए। धनिया की फसल में खरपतवार बुवाई के 35 से 40 दिन तक पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के कीट व रोगों को भी आमंत्रित करते हैं। तो किसान भाइयों, समय समय पर इन खरपतवारों की निदाई गुड़ाई कर खेत को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए तथा रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलीन 2 लीटर 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई के 2 दिन के अंदर ही छिड़काव कर देना चाहिए। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। धनिया में पहली सिंचाई 30 से 35 दिन की अवस्था पर करना चाहिए तथा दूसरी सिंचाई 50 से 60 दिन की अवस्था पर करना चाहिए तथा तीसरी सिंचाई 70 से 80 दिन पर करना चाहिए और चौथी सिंचाई 90 से 100 दिन की अवस्था पर करना चाहिए तथा पांचवी सिंचाई 105 दिन से 110 दिन की फसल अवस्था पर करना आवश्यक होता है। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप धनिया की खेती करते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छे एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन की प्राप्ति होने से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अगेती फूल गोभी की सफल खेती पर किसान का अनुभव भाग 2। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।